अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेपनाह इश्क। उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आएगा। तो हम अपने नावल की आज फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो ऑफिस से थका हारा घर आया था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करता वो घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ मुकम्मल खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। कभी वो यहाँ लाउंज में बैठी उसका इंतज़ार करती थी। वो एक सर्द हवा के सपुर्द करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में दाखिल हुआ, जहाँ सिर्फ तन्हाई ही तन्हाई थी। वो अपना कोट सोफे पर फेंकता वो बेड पर सीधा लेट गया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही खूबसूरत और पकीज़ा अक्स नज़र आया। चेहरा पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई थी। 2 दिन से वो इसे हर जगह तलाश कर चुका था, मगर वो नहीं मिली। आंखें खुलते ही उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आंखों के सामने थी। कहाँ हो यार तुम, एक दफ़ा माफ़ कर दो मुझे, मैंने गुनाह किया है ये सोच कर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। बस एक दफ़ा मुझे मिल जाओ, ये अज़ियत ख़त्म कर दो मेरी। थक चुका हूँ खुद से लड़ते लड़ते, बस एक बार सामने आ जाओ। आंसू उसके रुखसार भिगो रहे थे और रात उसकी अज़ियत और तन्हाई में गुजरनी थी। मामा कहाँ है आप? वो किचन में दाखिल होती हुई बोली, जहाँ मरियम बेगम नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। वैसे तो उस घर में काफ़ी नौकर मौजूद थे, मगर खाना और नाश्ता मरियम बेगम अपने हाथों से ही बनाती थी। क्या हुआ है मेरी जान? मामा वो दोनों बदतमीज़ कहाँ हैं? क्या हुआ है नूर, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों चढ़ा है? वो नाश्ता बनाती मसरूफ़ अंदाज में बोली, मामा ज़रा एक दफ़ा मेरी तरफ देखें। वो उनका चेहरा अपनी तरफ मोड़ती बोली। जैसे ही मरियम बेगम ने नूर की तरफ देखा तो वो बेसाख्ता उनकी हंसी निकल गई। क्यों उसके मुंह पर कमाल की ऐसी ही लगी थी जैसे देखकर उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। हंस लें आप भी जाएं, मैं नहीं बोलती। वो मुंह फुलाकर वहीं टेबल पर बैठ गई। अच्छा अच्छा मेरी जान, हम अभी उन दोनों बदतमीज़ों की क्लास ले लेते हैं। हम आपकी नाराज़गी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप जाएं मुँह धोकर आएँ। वो इसको भेजती रिज़वाना को नाश्ता लगाने का कहती उन दोनों को देखने चली गई। वो जब बाहर आई तो वो दोनों लॉन में पानी से खेल रहे थे। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? मरियम बेगम की आवाज़ पर निमरा एकदम से चौंकी थी। इनकी तरफ आई थी, जबकि हैदर वहीं खड़ा अपने दोस्तों की नुमाइश कर रहा था। वह मामा पहले ही इसने मुझ पर पानी फेंका तो मैंने भी लॉन में पौधे देखने में यहाँ पे आई थी। वो मासूम शक्ल बनाती बोली, मामा ये झूठ बोल रही। हैदर जल्दी से अपने दिफा के लिए आगे आया, जबकि मरियम बेगम की घूरी दोनों को चुप करा गई, जो फिर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आप दोनों कब बड़े होंगे? 20 के हो गए हैं दोनों, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। और ये सुबह सुबह नूर के साथ क्या हरकत किया आपने? बड़ी बहन है वो आपकी, और कुछ दिनों में वो अपने घर जाने वाली है। क्यों तंग कर रहे हैं आप नूर को? वो सॉरी मामा, मगर आप ही सोते हुए बहुत क्यूट लगती हैं, और उनकी नींद इतनी गहरी है कि कुछ भी कर लो उन्हें कुछ होता ही नहीं। हैदर ने एक बार फिर दांतों की नुमाइश करते हुए अपना कारनामा बताया, बिना मरियम बेगम की तरफ देखे। जब उसकी नज़र उनके चेहरे की तरफ गई तो उसके ज़ुबान को ब्रेक लगी, जबकि निमरा इसकी हालत पर हंस रही थी। ओके मामा सॉरी, हम आइंदा आप ही को तंग नहीं करेंगे, वो दोनों कान पकड़ते हुए बोले। इस तरह करने पर मरियम बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले आप दोनों अंदर और जाकर कपड़े चेंज करें और अपनी आप ही से सॉरी करें और नाश्ते के टेबल पर आएँ। अभी वो उनको कुछ और कहती जब रिज़वाना आती हुई दिखाई दी। वो, बीबी जी साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा तो जाओ, तुम जाओ मैं आती हूँ। यहाँ बाप का ये हाल है तो बच्चे तो फिर अल्लाह हाफिज़। वो मुंह में बड़बड़ाती अंदर दाखिल हुई। अब उनका रुख अपने कमरे की तरफ था। ज़ह नसीब, शुक्र है आपको वक्त मिला, हमारे लिए भी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अब्बास साहब की आवाज़ कानों में पड़ी, जो शीशे के सामने खड़े परफ्यूम स्प्रे कर रहे थे। जनाब कभी हमारे बिना भी तैयार हो जाया करें। वो बेड की चादर ठीक करती बोली, अब हम क्या करें, 25 साल से आपने ही हमारी आदतें ख़राब की हैं। वो टाई उनके हाथ में पकड़ाते हुए बोले, वक्त के साथ आदतें बदल लेनी चाहिए। वो टाई बांधती हुई बोली, जनाब ये आदत तो मरने के बाद ही छूटेगी। आपको कितनी दफ़ा कहा है कि फ़जूल बातें ना किया करें। वो उनके कंधे पर मुक्का मारती बोली, हाय आपकी इन्हीं अदाओं के हम दीवाने हैं। ऐसे वैसे वो उनको कोट पहनाती हुई बोली,
अच्छा, आप बाकी रोमांस बाद में और कुछ अपनी उम्र का ही सोचा करें। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो उनको घड़ी पकड़ाती हुई बोली। बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या हम कौन सब बूढ़े हो गए हैं? वो उनको मुस्कुरा कर देखते हुए बोले। अच्छा, अब आ जाए, नाश्ता तैयार है। मॉर्निंग मामा जानी। वो रुखसाना बेगम के गाल चूमता उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मॉर्निंग मेरी जान, आज हैरियत हमारा बेटा इतनी जल्दी कैसे उठ गया? बस मामा, आँख खुल गई तो आ गया। वो जूस गिलास में डालता हुआ बोला। पापा और भाई कहाँ हैं? वो जूस का सिप लेता हुआ बोला, जॉगिंग पर गए हैं, आते होंगे। वो टेबल पर नाश्ते की लज़ुमात रखते हुए बोली। ये आज सूरज कहाँ से निकला है जो अबान हसन शाह नाश्ता के टेबल पर मौजूद हैं? हसन शाह शमीर के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोले। इनकी बात पर अबान भी हंस दिए। वो दोनों फ्रेश होकर आए। हसन शाह सरबराही कुर्सी पर बैठे, जबकि बाईं तरफ रुखसाना बेगम और दाईं तरफ उनके दोनों बेटे जो उनका गरूर थे वो बैठे थे। जी तो बेटा, जी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है, आपकी आगे क्या करना है? हसन शाह ने ऑमलेट अपनी प्लेट में रखते अबान से पूछा। पापा, अब ये बिज़नेस तो मुझसे होगा नहीं, इसलिए सोचा आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। कह तो तुम ठीक रहे हो, क्यों मीर तुम क्या कहते हो? जी पापा, जो अबान की मर्ज़ी है, वैसे भी बिज़नेस संभालने के लिए मैं हूँ ना। चलो फिर आज आज तैयार रहना हमारे साथ जाने के लिए। ओके ठीक है पापा। हसन शाह मोबाइल पर मसरूफ़ हो गए। हसन की जान, ये जार स्लाइस ही पकड़ाइएगा। अबान ने एक आंख दबाते रुखसाना बेगम से कहा। रुखसाना बेगम ने आंखें देखते उसे स्लाइस पकड़ा दी और हसन शाह मोबाइल साइड पर रखने अपने शरारती बेटे को गुस्से से देखने लगे। मीर ने अपनी हंसी छुपते जूस का गिलास लबों से लगा लिया, क्योंकि अक्सर हसन शाह यही कहते थे जब घर में वो दोनों अकेले हों, मगर पता नहीं उनके इस सपूत ने कहाँ कहाँ से सुन लिया। तब से वो अक्सर इनको चिढ़ाने के लिए रुखसाना बेगम को यही कहता था। ओके मामा, मैं तैयार होने जाता हूँ। अबान अपनी बेइज्जती से बचने के लिए जल्दी नाश्ता खत्म करता उठा। पता नहीं कब बड़ा होगा ये? हसन शाह मुस्कुरा कर बोले। बस अभी घर में कोई छोटा नहीं है ना, जिस दिन मुझसे छोटा आएगा तो उस दिन अबान बड़ा हो जाएगा। वो जाते जाते मुड़ा और शरारती नज़रों से मीर को देखने लगा। रुखसाना बेगम इसका इशारा समझ गई और मुस्कुरा दी। हसन, मैंने आप ही से बात की है, नूर की पढ़ाई अब मुकम्मल हो गई है। निकाह तो उनका बचपन में हो गया था, मगर मैं सोच रही हूँ एक दफ़ा फिर से निकाह की रस्म अदा हो जाए। वो हसन और मीर को देखती हुई बोली। कहा तो आप ठीक ही रही हैं, मैं अब्बास भाई से बात करता हूँ तो नूर आवाज़ से बहुत जल्द तो मेरी दस्तरस में आने वाली हो। और सोचता वो मुस्कुरा गया था। भाई इतना ना खुश हो, बाद में रोना पड़ेगा। अबान मीर के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। बेटा जी, मुझे लगता है आज आपका मार खाने का इरादा है। मीर भी इनके कान पकड़ते हुए बोला। इस तरह हंसी मजाक में नाश्ता किया गया। और बेटा, आप किचन में क्या कर रही हैं? जमशेद लगारी ने नूर इसे खूर का पूछा तो उसने बताया कि छोटी बीवी किचन में है तो वो वही आ गई। कुछ नहीं पापा, बस आज यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो सोचा अपने प्यारे पापा के लिए नाश्ता बना दूँ। तो फिर हमारी डॉल क्या बना रही है? आज मौसम अच्छा था इसलिए आलू के पराठे आपको बहुत पसंद है ना? वो मुस्कुरा कर बोली। पसंद तो हैं, पर आपको किसने बताया? पप्पू ने बताया था। वो पराठे की साइड चेंज कर दी बोली। अच्छा आप बैठे, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। हूर ने नूरा के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगाया और अपनी जगह पर बैठ गई। तो पापा बताएं कैसे बने? वो जमशेद साहब को नवाला मुंह में डालते देख कर बोली। आपके मामा के बाद मैंने पहली दफ़ा आलू के पराठे खाए हैं और हमारी बेटी ने बहुत अच्छे बनाए हैं। अभी वो एक और नवाला डालते जब उनको अंदर दाखिल होता लड़खड़ाता हुआ ज़ेब दिखाई दिया। वही रुक जाओ। वो जो मुश्किल से अपने कदम ज़मीन पर रख पा रहा था, बाप की आवाज़ पर रुक गया और सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। कहाँ से आ रहे हो? ये कोई होटल है? जब तुम्हारा दिल किया तुम घर आ जाओ। वो गुस्से से बोलते इसके करीब पहुँचे। औरंगज़ेब लगारी के 3 बच्चे थे, बड़ा जमशेद लगारी, फिर रुखसाना लगारी और फिर मरियम लगारी। औरंगज़ेब लगारी और उनकी बीवी कार हादसा में इंतकाल कर गए। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद जमशेद लगारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपनी बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया।
फिर भी घर में कोई बड़ा ना होने की वजह से उनको हमेशा अपनी बहनों की फ़िक्र रहती थी। ऑफ़िस से जब वो घर आते तो अक्सर थके होते, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए अपनी बहनों के साथ वक़्त गुज़ारते। इसी दौरान उनकी मुलाकात फ़ातिमा से हुई। अपने जीवन साथी के रूप में वो इनको बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने शादी का फ़ैसला किया, जो एक किस्म से अच्छा फ़ैसला था। फ़ातिमा ने सिर्फ़ अच्छी जीवन साथी साबित हुई, बल्कि वो एक अच्छी भाभी भी बन गई थी। उन्होंने अपनी बहनों की शादी अच्छे ख़ानदानों में की और अच्छे तरीके से अपनी बहनों की ज़िम्मेदारी अदा की। ये मुझसे आप पूछेंगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, जहाँ से भी आऊँ ये मेरा घर है ज़ेब लगारी का। वो कभी अपने साथ अपने बाप का नाम नहीं लगाता था। आप बताएँ, आप कैसे रास्ता भूल गए? वो बाप की आँखों में आँखें डालकर बोला, भाई प्लीज़ पापा अभी कल ही आए हैं। जो हूर ज़ेब का गुस्सा देखकर इसके करीब पहुँची। तो जमशेद लगारी साहब आ गए, आपको हमारी याद आ गई कि पाकिस्तान में आपके 2 बच्चे मौजूद हैं। ज़बरदस्त वो ज़ख्मी सा मुस्कुरा कर बोला। होर से भी भाई की आँखों का दर्द छुपा ना रहा। जमशेद साहब तो चुप खड़े बैठे, बेटे के मुंह अपने लिए जहर सुन रहे थे, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से भरा था। फिर अपने बच्चों के दिल में 12 साल, जानते हैं कितना अरसा होता है जमशेद साहब। उन सालों में आप ख़म से दूर रहे हैं। जब हमें डर लगता था तो हम भी कोई शफ़क़त बड़ा लम्स तलाश करते थे, मगर आप नहीं आए। तब सिर्फ फुप्पो थी हमारे पास, बाप नहीं था। याद है वो रात आपको, जब आप हमें फूफो के पास छोड़कर आए थे, कितना रोया था मैं, मगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आपने अपनी बीवी खोई थी तो हमने भी अपनी माँ को खोया था। इसकी आंखें गुजरे वक्त को याद करके एक बार फिर भीगने लगी, मगर वो रोना नहीं चाहता था अपने बाप के सामने, इसलिए मुंह मोड़कर अपने आंसू साफ किए। जमशेद साहब भी रो दिए। कितना दुख दिया था उन्होंने अपने बच्चों को। उनकी बीवी अगर मरी थी तो वो माँ भी थी उनकी। कैसे मैं अपने ही बच्चों से बदला ले सकता हूँ? क्यों मैं इतने साल दूर रहा अपने बच्चों से? उनका ज़मीर मलामत कर रहा था। हूर, मेरे कमरे में मेरी कॉफ़ी ले आना अगर इनसे फ़ारिग हो जाओगी तो। वो सर्द आवाज़ में कहता जमशेद साहब के साकत वजूद पर एक निगाह डालता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। कल ही इसको हैदर ने बताया था नूर के निकाह के बारे। गुस्से से वो ऑफिस में सारे स्टाफ की शामत ला रहा था। छुट्टी के बाद भी वो सारी रात अपने ऑफिस रूम में बैठा रहा और सिगरेट पीता रहा और ऐश करता रहा। वो इश्क करता था नूर से, बेपनाह इश्क। उसके बगैर तो वो ज़िंदा भी नहीं रह सकता था। उसकी मुस्कुराहट, इसकी छोटी छोटी शरारतें, हर चीज़ से प्यार था उसे। नीली आंखों वाली वो खूबसूरत लड़की जान थी ज़िल्लगारी की, वो कैसे किसी और की हो सकती है? सारी रात वो इसके बारे में सोचता रहा और जब सुबह घर पहुंचा तो गार्ड ने इसको जमशेद साहब की आमद का बताया। अंदर दाखिल होते उनका वो लहजा, हक जताना, आग लगा गया उसे और वो तलह कलामी कर गया उनसे। अब वो अपने कमरे में मौजूद हर चीज़ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में गिरे पड़े थे। कीमती परफ्यूम अपनी बेकदरी का मुंह बोलता सबूत थे। ये मैं होने नहीं दे सकता। नूर सिर्फ ज़ेब की है, मैं फिर से अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। वह जुनूनी अंदाज में कमरे में चक्कर लगा रहा था। छीन लूँगा मैं तुमको मेरे मीर से, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी सिर्फ मेरी। वो वही शीशे के टूटे टुकड़ों के करीब बैठ गया। अपनी शर्ट के बटन खोल कर वो शीशे से उसका नाम अपने सीने पर लिखने लगा। इस वक्त वो सिर्फ एक जुनूनी इंसान लग रहा था, जैसे ऐसा करने से सुकून मिल रहा था। इस तरह तुमको भी मैं एक दिन अपने करीब कर लूँगा, हमेशा के लिए। वो उठकर बेड पर दराज हो गया। आंखें बंद करते वो खूबसूरत आंखें नज़र आई। वो मुस्कुरा दिया। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी वो मुंह में बड़बड़ाता नींद की वादी में खो गया। आप ही मेरी जान मान जाए ना। वो पिछले आधे घंटे से नूर को मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मुंह बसूर कर उनसे साफ नाराज़गी जाहिर कर रही थी। अच्छा आप ही, सॉरी ना, अब हम कभी आपके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे, प्रॉमिस। पिछली बार भी यही कहा था तुम दोनों ने। वो दोनों घुरती हुई बोली। अच्छा अभी, अब पक्के वाला प्रॉमिस, कभी कोई शरारत नहीं करेंगे, बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप ही हैदर उसका हाथ पकड़कर बोला। ओके ठीक है, मगर अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम दोनों को। ओके ओके ठीक है। अभी वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह सर हाँ में हिलाते बोले। अभी मैंने सुना है कि आज फूफो और मीर भाई आ रहे हैं। निमरा की ज़ुबान पर कुचली हुई नूर का चेहरा मिनटों में सुर्ख
अनार हुआ। दोनों को पता था कि उनका निकाह बचपन में ही हो गया था, मगर कभी भी मीर ने अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की। और यही बात नूर को सबसे ज़्यादा पसंद थी। वह पागल नीली आंखों वाली शहज़ादी दीवानी थी मीर हसन के इश्क में। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब तस्वुर करती थी, जिसके इश्क को खुदा ने बिना किसी रुकावट के उसकी झोली में डाल दिया था। मगर दूर कहीं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये पाकीज़ा नूर किसकी ज़िंदगी में फैलना था, ये तो बस किस्मत जानती थी। इस कांत सी लड़की की किस्मत में शायद टूटना लिखा हुआ था। ओह, अभी से भाई के ख्यालों में खो गई आप निमरा। उसके सामने चुटकी बजाकर बोली। नहीं नहीं, तो वो भौंकलाकर बोली। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। आज वो बहुत खुश था। उसका इश्क बहुत कुछ ही दिनों में मुकम्मल तौर पर इसका होने वाला था। वो जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपनी जान भी फना कर सकता था। आज वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। वजह उसे अपने प्यार से मिलने की जल्दी थी। उस वक्त वो ब्लैक शलवार कमीज़ में खड़ा शीशे के सामने अपने सुनहरी बालों पर जेल लगा कर उनको सेट कर रहा था। चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट थी और उस दुश्मन जान को देखने की जल्दी। वो अपने आप पर परफ्यूम लगा कर कमरे से बाहर आया। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत वजूद और सबसे खूबसूरत उसकी सुनहरी आंखें और उनमें मौजूद चमक जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हैं। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया तो सबको अपना मुंतज़िर पाया। रुखसाना बेगम तो दिल में बेटे की नज़र उतार रही थी। ओह होए, छा गए भाई आप। अबान मीर के कंधे पर बाजू रखता हुआ बोला। मेरी तो चलो तैयारी बनती है, ये तू क्यों इतना तैयार हुआ है? वो पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ते बोला। जिसके लिए तैयार हुआ हूँ वो तो देखना भी गवारा नहीं करती। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ बोला। कुछ कहा क्या तुमने? मीर गाड़ी में बैठे हुए अबान से पूछा। नहीं तो मैंने क्या कहना है भाई। सुबह जब हूर कॉफ़ी लेकर आई तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर ज़ेब ने अंदर से कोई जवाब ना दिया तो वो चली गई। शायद वो सो गया था। अब उनको फुप्पो के घर जाना था तो हूर जागने आई थी। जमशेद साहब भी अपने कमरे में बंद थे। भाई हूर ने एक दफ़ा फिर दस्तक दी। आ जाओ गुड़िया, ज़ेब शर्ट डालता हुआ बोला। ज़ख्म तो अब सूख चुका था, बस ज़रा सी अकड़ना थी। वो दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल, मगर अंदर का मंजर देखते ही वो परेशान हो गई, जहाँ हर तरफ कांच ही कांच थे। भाई ये क्या कमरे का हाल बनाया हुआ है? वो ज़ेब को घूरती हुई बोली। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, बस गुस्सा आ गया था। वो सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। वो गुस्सा से घूरती नूरा को आवाज़ देने लगी। जी छोटी बीबी नूरा, तुम ये भाई का कमरा जल्दी से साफ़ करो और भाई आप जल्दी से रेडी हो जाएं। क्यों, कहीं जाना है क्या? वो सोफ़े से उठकर बाहर बालकनी में चला गया। होर भी उसके पीछे गई। भाई फुप्पो की 2 दफ़ा कॉल आ गई है तो फिर क्या हुआ? वो दूर आसमान पर देखता बोला, जहाँ शाम के साए लहरा रहे थे। बल्कि वैसे जिसे उसकी ज़िंदगी में अंधेर फैल गया था। भाई आप भूल गए क्या? जब वो कुछ ना बोला तो हूर ने उसके बाजू पर अपना हाथ रखा। भाई क्या कहा तुमने? भाई आपका ध्यान कहाँ है? तबीयत ठीक है आपकी? वो उसका माथा चूम कर बोली। गुड़िया ऐसा क्यों होता है? जिससे मैं प्यार करता हूँ, अपना समझता हूँ, वो दूर क्यों चले जाते हैं? वो आसमान की तरफ देखता हुआ कह रहा था। पहले मामा छोड़कर चली गई, फिर पापा को भी हमारा ख्याल ना आया और वो भी अपना गम भूलने हमें छोड़कर चले गए। और अब नूर भी मुझसे दूर जा रही है। कैसे रोकूं मैं उसे? कैसे शामिल करूं मैं अपनी ज़िंदगी में? वो होर की तरफ देखता हुआ बोला। आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो गई। भाई संभाले खुद को, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। नूर कभी आपके नसीब में नहीं थी। वो तो बचपन में ही मीर भाई की हो गई थी। नहीं है वो मीर की, वो सिर्फ मेरी समझ आई। वो ज़ोर से धाड़ा, जिससे खूर डर कर पीछे हुई। सॉरी गुड़िया, मैं तुम्हें हर्ट कर दिया। जब ज़ेब को अपने लहजे का एहसास हुआ और होर को आंसू बहता देखा तो वो अपने रवैये की माफ़ी मांगी उसने। एक वही तो थी इसकी अपनी उस जान जिसको इसने माँ बाप बनकर पाला था। रियली सॉरी गुड़िया, वो उसके आंसू पोंछता अपने कान पकड़ के बोला, जिससे वो मुस्कुरा दी। चलो तुम तैयार हो, फिर चलते हैं। और पापा को भी बता देना, अगर अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं तो आ जाएं। ज़ेब के ज़रा तलखी अंदाज में कहा। ओके जी, और हुक्म सर? वो थोड़ा झुककर बोली। कुछ नहीं, जाओ। वो उसके सर पर चित्त लगाता बोला। वो पिंक कलर की शलवार कमीज़ में मौजूद
टेरेस पर खड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हवा से उसके बालों की कुछ आवारा लिटें इसके खूबसूरत चेहरे को छू रही थी। नीली आंखों में बेचैनी वाज़िया थी। थोड़ी देर गुजरी जब नूर को गाड़ी गेट से दाखिल होती नज़र आई। गुलाबी लब मुस्कुरा दिए वो गाड़ी से उतरता हुआ नज़र आया। काले रंग के शलवार कमीज़ में हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। मोबाइल पर किसी से बात करते मगरूर सा शहज़ादा मीर को किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई तो उसने ऊपर देखा जहाँ वो खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुलाबी रंग के सूट में वो खुद भी एक गुलाब लग रही थी। नीली आंखें झुकी हुई थी जो मीर के दिल को बेचैन कर रही थी। इसके देखने पर वो अंदर भाग गई। मीर इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो अंदर दाखिल हुआ जहाँ रौनक लगी थी मगर उसकी नज़र जिसको तलाश कर रही थी वो मौजूद ना थी। अस्सलामुअलैकुम उसने सबको मुश्तरक सलाम किया और जाकर सोफे पर बैठ गया। कैसा है हमारा शेर? मरियम बेगम मीर का माथा चूम कर बोली। बिल्कुल ठीक खाला। हालू कहाँ हैं? अबान ने पूछा। उनकी ज़रूरी मीटिंग थी बस आते होंगे। मरियम बेगम ने जवाब दिया। और कैसे हैं मीर भाई? हैदर उसके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला। मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी चल रही है स्टडी? बस चल रही है। आपकी जो मिसेज हैं वो सुकून से रहने नहीं देती। हर वक्त हम मासूम बच्चों को डराती रहती हैं। इसकी बात पर मीर हंस दिए। थोड़ी देर बाद जेब और होर अंदर आते दिखाई दिए। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो उसने पहले अदाब से रुखसाना बेगम के आगे सर झुकाया और प्यार लिया। फिर मरियम बेगम के आगे सर झुकाया और उनसे भी प्यार लिया। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी नहीं आ गए तुम? ज़ेब मरियम बेगम का अंदाज़ा हफ़ा हफ़ा सा था। हाय फुप्पो हम आपकी इस उदासी के तो दीवाने हैं। वो दिल पर हाथ रखता हुआ बोला जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बदतमीज़, तुम्हें शर्म नहीं है? वो इसके कान खींचती हुई बोली जिससे वो हंस दिया। आप दोनों तो मेरी प्यारी सी फुप्पो हैं। अच्छा अब ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं। सॉरी फुप्पो बस बिज़ी था और काम का प्रेशर बहुत था। और कैसे हो मीर तुम? वो इससे बगल घिरी हुआ। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक शुक्र है अल्लाह का। नूर आपिया आप यहाँ छुप कर बैठी हैं। बाहर कोई बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है। नूर अपने ख्यालों में गुम मुस्कुरा रही थी जब निमरा बोतल की जिन की तरह हाजिर हुई। मैं बस आ ही रही थी तो चलें फिर कब से भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो शरारत से बोली और नूर के ब्लश करने लगी। वो बाहर आकर रुखसाना बेगम के पास से बैठ गई। माशाल्लाह हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। वो इसका माथा चूम कर बोली। इसके बल्कि सामने मीर बैठा आंखों में चाहत के दीप जलाए इसको देख रहा था। जैसे दिखाकर नूर के गाल गुलाबी हो गए जो ज़ेब की आंखों से भी छुपी ना रही। क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती नूर? कभी अपने इस दीवाना की तरफ भी देखो। हाथ में पकड़े गिलास पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। एकदम गिलास टूट गया और कांच के टुकड़े उसके हाथ तो जख्मी कर गए। ज़ेब भाई ये कैसे हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? नूर इसके करीब पहुंचकर हाथ पकड़कर बोली। कुछ नहीं हुआ, छोटा सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। वो अपना हाथ खींच कर बोला। चुप एकदम चुप। वो गुस्से से बोली। हैदर जाओ रूम में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। नूर इसका इसी तरह ज़ेब का हाथ पकड़ना मीर को अच्छा नहीं लगा और वो हाथ उठाकर चला गया वहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबान ने टेरेस पर खड़ी निमिरा से कहा जो अपने ख्यालों में गुम चांद को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी आवाज़ पर डर के एकदम पीछे देखा। क्या है तुम्हें मिस्टर बंदर? हर वक्त क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? ये बंदर किसको कहा तुमने? वो दांत पीस कर बोला। यहाँ तुम्हें कोई और नज़र आ रहा है? वो ज़ार उसके करीब हुई होकर मुस्कुराहट दबाकर बोली। वो बेचारा तो सदमे से उसे देख ही रहा था। अबान शाह जिस पर यूनिवर्सिटी की हर लड़की मरती थी। काली गहरी आंखें और अच्छे से सेट किए ब्राउन बाल और मगरूर चल वो उसकी पर्सनैलिटी पर सूट भी करती थी मगर वो किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अपने लिए बंदर का लफ्ज़ सुना उसे कुछ हजम ना हुआ इसलिए वो भी हिसाब बराबर करता हुआ बोला। अगर मैं बंदर हूँ तो तुम्हारी शक्ल भी चुड़ैलों से मिलती है। मेरी शक्ल कहाँ से चुड़ैलों से मिलती है? वो अपने चेहरे को छू कर बोली। मगर जब अबान को हंसी जब्त करते देखा तो वो गुस्से से इसकी तरफ लपकी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। देखा मैं तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा सारे काम चुड़ैलों वाले ही हैं। वो इससे चिढ़ा रहा था और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। रुको तुम। वो इसके पीछे भाग रही थी और वो पूरे टेरेस में यहाँ से वहाँ जा रहा था। अबान चूहा, निमरा ज़ोर से बोली और वहाँ अबान को भी ब्रेक लगी। कहाँ है? वो वहीं खड़ा बोला।
देखो निम्रा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी अच्छी सी प्यारी सी कज़न हो। तुम्हें पता है ना चूहे कितने गंदे होते हैं और मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। बताओ ना, कहाँ है चूहा? मगर निम्रा उसके पीछे खड़ी हंसी से पागल हो रही थी। अबान यार, तुम अभी भी चूहे से डरते हो? वो हंसी के दरमियान बोली, रुको तुम चूहिया, तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? अबान को जब उसकी शरारत समझ में आई तो वो उसको पकड़ने के लिए भागा। जब तक वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे भाग चुकी थी। पागल, कैसे गुजरेगी तेरी जिंदगी अबान? अपनी सोच पर वो खुद ही हंस दिया। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, बस भाई की शादी होने दो, फिर मैं करता हूँ इंतज़ाम तुम्हें अपना बनाने का। प्रिंसेस बस भी करो, इतनी भी चोट नहीं लगी जितनी तुमने पट्टी कर दी है। इसके कहने पर नूर ने एक बार घूर कर देखा और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। जे बेटा, ये क्या हरकत थी? देखें कितनी चोट लग गई। रुखसाना बेगम परेशानी से उसके पास बैठकर बोली, सॉरी फूफो, अचानक हो गया, पता नहीं चला। वो आहिस्ता से बोला, अब इन्हें क्या बताना, हाथ से ज़्यादा तो दिल में दर्द हो रहा है। नूर हाथ की बैंडेज करके सबके लिए खाना लगाने चली गई थी। अच्छा मेरी जान, आज तो तुम यहीं रुक जाओ, कोई ख़ास वजह है फुप्पो? हाँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है भाई साहब की तरफ से, मगर मैं अब इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। वो दो टोक लहजे में बोला। जे बेटा, वो बाप है तुम्हारा और मैं बेटा हूँ उनका। वो नज़र उठाकर बोला, जिसे मैंने 12 साल इंतज़ार किया, बाप के लम्स का, वो भी इंतज़ार करे मेरे दिल के मोम होने का। आप जानती हैं ना, 2 महीने की थी हूर जब मामा का इंतकाल हुआ था, और उसके बाद पापा हमसे दूर चले गए थे। उन्हें हूर तक का ख्याल ना रहा कि वो कितनी छोटी है, बस अपना गम भुलाने चले गए। वो गम से अपने इकलौते भतीजे को देख ही रहे थे, जिसके नसीब में खुशियाँ बहुत कम थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। एक बात कहूँ मेरी जान बेटा, इंतज़ार इतना लंबा ना करवाना कि बाद में तुमको पछताना पड़े जी। वो बस इतना बोला और लॉन की तरफ चल दिया। ये मीर कहाँ चले गए? वो मेड को खाना लगाने का कहती कब से मीर को तलाश कर रही थी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब किसी ने इसका बाजू कमरे के अंदर से खींचा और अंदर दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर तो इस हरकत से भौंकला गई और अपनी नीली आंखें उठाकर देखा जो दिलकशी से दिखा रहा था। यह क्या हरकत थी मीर? वो कुछ खुफकी से बोली। मैं कितना डर गई थी। वो अपने दिल पर हाथ रखते बेतरतीब होती धड़कनों को संभाल कर बोली, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी ये नीली गहरी आंखें बहुत पसंद हैं। वो इसकी पलकें अपनी उंगली से छूकर कान में सरगोशी कर गया और उसकी कान की लो चूम ली। मीर के इस तरह करने से नूर को जैसे करंट लगा तो वो उसे पीछे करने लगी, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने एक हाथ से इसकी कमर के गिर्द हसार बनाया और दूसरे हाथ से इसके बालों को खींचकर इसे आज़ाद किया। इसके ऐसा करने से वो अंदर तक कांप गई। मीर वो आहिस्ता से बोला, वो सब खाने पर हमारा वेट कर रहे हैं। वो एक दफ़ा फिर अपना आप छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस उसके चेहरे पर फैली लाली और हया से उठाती गिरती पलकें वो मबहूत सा रह गया था और आहिस्ता से इसके चेहरे पर झुकने लगा। जब नूर ने इसकी गिरफ्त ढीली होते ही इसे पीछे धक्का दिया और हंसते हुए बालकनी की तरफ चली गई। देखे मीर, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। वो इसके बात बदलने पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, मगर मेरे चांद से कम। वो इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला, आहिस्ता से उसके माथे पर भरोसा दिया, जिसको नूर ने आंखें बंद करके अपने अंदर उतारा। बस अब जल्दी से मेरी हो जाओ, अब इंतज़ार ना करवाओ। इसकी बात पर वो शर्म से सुर्ख चेहरा झुकाकर निकल गई। जिस मीर दिलचस्पी से इसको देख रहा था, वो लॉन में पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था, शायद अपने अंदर भरते इश्ताल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सिगरेट को पाँव से मसलते वो कुर्सी की पुश्त पर सर ठका के आंखें बंद कर गया था। माजी की एक झलक जहन के पर्दे पर आई थी। जेब भाई, चले ना, देखे कितना अच्छा मौसम है। 16 साल की नूर 21 साल के जेब से कह रही थी, प्रिंसेस मैं कितनी दफ़ा कहा है दरवाज़ा नॉक करके आया करो। वो बेड पर बैठा अपनी यूनिवर्सिटी का कोई काम कर रहा था जब अचानक वो जंप करके बेड पर बैठ गई। भाई देखा बाहर बारिश हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। इसकी बात को नज़रअंदाज करती उसकी चीज़ें समेटने लगी। चले टेरेस पर प्लीज़, वो इसका हाथ खींचकर बोली। प्रिंसेस मुझे काम करना है, तुम इंजॉय करो। वो इसकी नरम गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने लगा। नहीं, आप चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। इसने फिर से हाथ उसका पकड़ लिया। अंदाज
धौंस जमाने वाला था। मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना, समझ नहीं आती तुम्हें। अब की बार वो मसनूई गुस्से से बोला, मगर नूर को इसका लहजा पसंद ना आया। वो भर आई आंखों से इसको देखती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उफ, वो कैसे नाराज़ कर सकता था अपनी प्रिंसेस को। उसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया। प्रिंसेस ज़ेब ने उसे पुकारा, आप अब मुझसे बात ना करें। वो नाराज़गी से बोली, अपनी दोस्त को माफ़ नहीं करोगी? वो चेहरे पर मासूमियत सजाता हुआ बोला, ना ही बोलूँगी और ना ही बात करूँगी। सोच लो प्रिंसेस। फिर जो साइड टेबल के दराज में चॉकलेट है, वो तजस्सुस फैलता जाकर बेड पर बैठ गया। इसके एन मुताबिक वो भी उसके सामने खड़ी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। वो जानता था चॉकलेट की तो वो दीवानी है। चॉकलेट। वो अपना हाथ उसके सामने फैलती हुई बोली, मैं क्यों बताऊँ, तुम तो नाराज़ हो ना मुझसे। वो उससे चॉकलेट का पूछ रही थी कि कहाँ है। नहीं नाराज़, मेरी चॉकलेट दें। नहीं, तुम तो नाराज़ हो ना, वो मैं हूर और निमरा को दे दूँगा। वो गुस्से से घूरती साइड टेबल तक आई और चॉकलेट निकाल कर जाने के लिए मुड़ी, मगर फिर ज़ेब की तरफ देखा। ये चॉकलेट बस मेरी है, बस आप मेरे लिए ही ला सकते हैं। आई समझ अंदाज़ हक़ जताने वाला था। जी मैडम, वो सर को हम करता हुआ बोला। ये लड़की मोहब्बत थी ज़ेब लगारी की, जो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ती जा रही थी, मगर सामने मौजूद लड़की इससे बेखबर थी। किसी की आवाज़ पर यादों का तसल्लुल टूटा। ज़ेब भाई आ जाएं, मामा आपका खाने पर वेट कर रही हैं। ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सब लाउंज में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जी तो हसन साहब, हमारी बेगम की ख्वाहिश के मुताबिक निकाह की रस्म एक दफ़ा फिर से अदा की जाए, तो बताएं कौन सी तारीख रखी जाए। निकाह की अब्बास साहब चाय का कप साइड पर रखते हुए बोले, हमारे मुताबिक परसों जुमा के रोज़ निकाह और मायूं की रस्म अदा कर दी जाए, और फिर मेहंदी और बारात। हसन शाह चाय की चुस्की लेते हुए बोले। ज़ेब के मोबाइल पर चलती उंगलियां साकत हुई। सर उठाकर उसने मीर को देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिसे जीतने की खुशी हो। दर्द की एक लहर दिल में उठी, तो क्या मौत इतनी करीब है? दिल में सोचता फिर से मोबाइल में मुतवज्जा हो गया और कमाल ज़ब्त से खुद को संभाल गया। मगर भाई साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? हमें नूर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते उनकी परेशानी दूर कर गए। मगर फिर भी हम बेटी वाले हैं, कुछ तो तैयारी करनी होगी। सब तैयारियां हो जाएंगी, आप बस मुंह मीठा करवाएं। जी जी ज़रूर भाई साहब। जाओ निमरा बेटा, मिठाई लेकर आओ। जी पापा। वो मुस्कुराती हुई किचन में दाखिल हुई, जहाँ नूर सुर्ख चेहरा लिए खड़ी थी। उफ आपी, आपका ये शर्माना मार डालेगा मुझे। वो दिल पर हाथ रखती बोली, शादी की रात मीर भाई की खैर नहीं। वो उसे छिड़ते बोली, निमरा मैं मामा को आवाज़ दे देती हूँ। ओके ओके। वो जल्दी से मिठाई लेकर चली गई और पीछे वो मुस्कुराती रही, मगर कौन जानता था ये मुस्कुराहट सिर्फ कुछ पल की है। अब ये क्यों कॉल कर रही है? मेरी परेशानी से उठकर बाहर लॉन में आ गया। कॉल एक दफ़ा फिर आने लगी। हेलो मीर डार्लिंग, किसी की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। जान, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? सब ठीक है? हाँ ठीक है सब। मीर, तुम मुझे रिपोर्ट से पिक कर लो प्लीज़। कौन सी एयरपोर्ट से? कहाँ हो तुम तानिया? मैं लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ, बाकी बातें बाद में करना, अभी प्लीज़ जल्दी आओ। शयान सो गया है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो इतनी रात को क्या लेने आई हो? अक्ल है कि नहीं? वो गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में बोला। मीर, वो शयान आपको बहुत याद कर रहा था और उसे एक हफ्ता से बुखार भी है, इसलिए आ गई। वो मीर को गुस्से में देखकर वजाहत से बोली, तो जान तुम मुझे कॉल करके बताती तो। मीर भी एकदम ठंडा हुआ। कैसा है अब मेरा शेर? ठीक है, वो नाराज़गी से बोली। ओके तुम वेट करो, मैं आता हूँ। वो पेशानी में सलता गाड़ी में बैठा और चल दिया, और एक वजूद खुल के मुस्कुराया। ज़ेब जो मीर के बल के सामने बैठा हुआ था, इसका बार बार काल काटना और चेहरे पर मौजूद डर और परेशानी को वो कब का नोट कर रहा था। उसके देखने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा उठा और बाहर लॉन में चला गया। जब ज़ेब भी उसके पीछे गया और थोड़े फासले पर खड़ा हो गया, जहाँ से उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अंधेर होने की वजह से वो ज़ेब को नहीं देख सकता था। उसकी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई। अब प्रिंसेस सिर्फ मेरी होगी। उसे गाड़ी ले जाता देखा, ज़ेब भी उसके पीछे गया। वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वो वहाँ पर बैठी उसका वेट कर रही थी। देखने में वो तकरीबन 22 साल की खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक बाल जो स्टेप में काटे उसके कंधों से थोड़े नीचे तक आते थे, और ब्राउन आंखें जो देखने वालों को अपनी तरफ ज़रूर मुतवज्जा करती थी। उनमें मौजूद चमक जो ज़्यादा मीर को देखने पर आती थी। जीन्स और रेड शर्ट पहने हंसी बोल्ड लगती थी। उसे आता देख वो मुस्कुरा उसके गले लग गई।
आई मिस यू बेबी, मैं तुम्हें बहुत याद किया। इसके गिर्द अपने बाजू का हसार बनाकर बोली, मिस यू टू। फिर मीर ने अपने बेटे का भरोसा लिया। चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। वो इसका हाथ पकड़ता गाड़ी के करीब लाया, फिर आराम से शयान को पिछली सीट पर लिटा कर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और साथ उसके तानिया बैठ गई। हेलो इकराम। जी सर, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, कल तक मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, और अगर तुम ये काम ना कर सके तो अपने अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, इसलिए ध्यान से काम करना, कहीं आखिरी काम ना हो तुम्हारा। वो सर्द आवाज़ में बोलता फ़ोन बंद कर गया। वो इत्मीनान से आंखें मूंदे सीट की पुश्त पर सर ठुका दिया। तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता कोई भी प्रिंसेस। अब वो बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ ज़ेब की खून की तरह गर्दिश करती हो तुम मेरे जिस्म में। बस अब कल का शिद्दत से इंतज़ार है जब मेरा शक यकीन में बदलेगा। वो मुंह में बड़बड़ाता मुस्कुरा दिया। मोबाइल से उसने खोर को मैसेज कर दिया कि वो मसरूफ़ है, उस वजह से आज वो वहीं रहे फुप्पो के पास। अब बस वो कल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि नींद तो अब उसे नहीं आनी थी। ये लग्जरी होटल का रूम था। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जिसे अपने अंदर भरते गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। तानिया का यहाँ आना उसे ज़रा पसंद ना आया। वो अभी ये स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तानिया से उसकी शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। वो इसके बिजनेस पार्टनर की बहन थी और मीर को भी पसंद